जी भाई निकालें सेल्स टैक्स। भाई टैक्स की बुक दे जाओ। पेज नंबर जी भाई हमने पढ़ा था सेल दो किस्म की हैं। हैंड रिटन नोट साथ निकाल के रखें। सेल्स हमने पढ़ा था दो किस्म की हैं, संभालना आपकी जिम्मेदारी है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। बढ़ाऊं, हमने पढ़ा था सेल्स दो किस्म की हैं, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। और दूसरी बात ये कि टैक्सेबल सेल आगे फर्दर दो किस्म की हैं। नंबर वन, एक टैक्सेबल एट 0 रेट और दूसरा टैक्सेबल एट 17%। ओके बस ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अपने पास रखें। ओके नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। exempt supply. Exempt supply means a supply which is exempt from tax, जो कि exempt है टैक्स से। जीरो रेट सप्लाई, exempt सप्लाई के ऊपर लिख लें 6th शेड्यूल। ये चीजें हम देखेंगे कौन कौन सी माफ है। जीरो रेटेड सप्लाई, zero rated supply means a taxable supply which is charged to tax at the rate of 0%, जिस पे 0% टैक्स रेट लगना। ओके जी भाई, नाउ पेज 390 44, पिछली सारी डेफिनेशंस तो हो गई हैं। पेज 390 44, टाइम ऑफ सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एज फार एज द न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न। तो हैंड रिटन नोट्स निकाल लें, तस्वीर खींच लें आप हजरात जिनके पास पेज नहीं है। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। जी इधर देखें, जनवरी फरवरी, जनवरी में हमें पैसे आए, फरवरी में हमने गुड्स डिलीवर की। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम ऑफ सेल एज पर अकाउंटिंग बुक्स। तो मेरे भाई अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि पैसे आना ना देखो, ये तो एडवांस है, बल्कि चीजों का डिस्पैच होने का वेट करो। तो अकाउंटिंग वालों की नजर में फरवरी में सेल रिकॉर्ड होगी, लेकिन टैक्स वालों को टैक्स लेने की जल्दी होती है। इसलिए टैक्स वालों का रूल है जब पैसे आए या जब चीजें गईं, विच एवर इज अर्लियर। जी बताएं क्या अर्लियर है। तो किस महीने के न्यूमेरिकल में आप इसको, महीने का न्यूमेरिकल आया करेगा पेपर में, किस महीने के न्यूमेरिकल में आप इसको सेल में डालेंगे, जनवरी। तो देखें सॉल्यूशन में हैंड रिटन नोट्स अगर आपके सामने है तो क्या टिक हुआ हुआ है, जनवरी, यानी किस महीने में सेल में जाएगा और किस महीने में सेल में नहीं जाएगा, फरवरी में। क्लियर? ओके, हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 5। अच्छा, अप्रैल मई, इधर देखें, गुड्स डिलीवर्ड, कैश रिसीव्ड। चीजें डिलीवर हो गई अप्रैल में और पैसे उधार पे बेची थी, एडवांस पे नहीं, उधार पे बेची थी, और पैसे आए मई में। जी भाई, टैक्स वालों को किससे कंसर्न होगा, पैसे आने से या चीजें बेचने से या अर्लियर से? अर्लियर से। किताब ले आए भाई मेरी, अर्लियर। व्हाट इज अर्लियर?
goods delivered. What is earlier? Goods delivered. Clear? Okay. पहले जरा किताब से पढ़ें, फिर मैं हैंड रिटन नोट्स की तरफ वापस आता हूं. टाइम ऑफ सप्लाई. टाइप ऑफ सप्लाई. सप्लाई ऑफ गुड्स. Earlier of the time at which the goods are delivered. आगे छोड़े, आगे नहीं पढ़ना. Earlier of the time at which the goods are delivered. नीचे. Or the time when any payment is received by seller. इस किताब में सप्लायर से मतलब क्या होगा? सेलर. The time when any payment is received by seller in respect of that sale. खाली सप्लाई का लफ्ज लिखा हो उससे मुराद सेल होगा. सप्लाई रिसीव्ड का लफ्ज मतलब लिखा हो तो उससे मुराद परचेज होगा. Earlier of the time at which the goods are delivered or the time when any payment is received by seller in respect of that sale. Clear? तो दोनों में से कौन सा इवेंट लिया करेंगे? Earlier, whichever is earlier. Okay. पेज खोलें, दूसरा सफा. ओके. भाई अब एक कॉन्सेप्ट है, आपने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते रहना फिलहाल. मार्च, अप्रैल, मई. आपने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते रहना. मेड अवेलेबल, डिलीवर, कैश रिसीव्ड. ओके. सरासिफ ने फोन पे ऑर्डर किया कि होंडा कार्स मुझे गाड़ी दे दो. तो होंडा कार्स वालों ने कहा भाई आप तो हमारे जानने वाले हैं, आप ही हमारा ऑडिट करने आए थे आर्टिकल्स में, तो कोई मसला नहीं, आप आ जाएं और पैसे भी लेके ना आए, पैसे आराम से दीजिएगा जब टाइम हुआ, अभी गाड़ी ले जाएं आप आके. तो 2 मार्च को सरासिफ ने फोन किया, उन्होंने कहा आके ले जाएं गाड़ी. तो सरासिफ ने कहा भाई अभी तो वो सेशन बच्चे पेपर दे रहे हैं, मैं उनसे जरा हेलो हाय करनी होती है, मैं बड़ा बिजी हूँ आजकल, तो मैं अप्रैल में इंशाल्लाह आ जाऊंगा. लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं भाई ले जाएं, उठाएं गाड़ी. तो मार्च में सप्लायर की तरफ से मेड अवेलेबल है, बट कस्टमर ने सुस्ती की और कस्टमर किस महीने में गया? अप्रैल में. तो डिलीवरी किस महीने हुई? डिस्पैच किस महीने गुड्स हुई? चलानी कब शुरू की गाड़ी? अप्रैल में. और पैसे कब मिले? मई में. अब सवाल यह है कि अकाउंटिंग वाले सेल में किस महीने डालेंगे, वो तो आपको पता है अप्रैल में डालेंगे, लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं है अकाउंटिंग वाले सेल में कब डालें. मेरा सवाल यह है कि ऐसी सूरत में डिलीवरी विल बी इग्नोर्ड. डिलीवरी को आपने इग्नोर कर देना. ऐसी सूरत में डिलीवरी विल बी इग्नोर्ड, बिल्कुल इग्नोर, आपने इसको कंसिडर ही नहीं करना. और रूल बन जाएगा मेड अवेलेबल और कैश रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर. ऐसा तब हुआ करेगा जब मेड अवेलेबल. आमतौर पे तो ऐसा होता नहीं ना, क्योंकि जैसे ही मेड अवेलेबल होती है कस्टमर भी जाके चीज ले लेता है, तो ऐसा कभी कभी हुआ करेगा. तो ऐसी सूरत में डिलीवरी को सिरे से इग्नोर कर देना है, आपने काट देनी है सवाल में, डिलीवरी कुछ नहीं है. और रूल क्या बनेगा? रूल थोड़ा सा चेंज होगा. द टाइम ऑफ सप्लाई इज द टाइम एट द अर्लियर ऑफ व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल और व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, विच एवर इज. जी बता दें आप किस महीने सेल में डालें? मार्च में. और डिलीवरी की डेट को आपने क्रॉस कर देना है. जी हैंड रिटन नोट्स में डिलीवरी के नीचे जाके क्रॉस लगा हुआ है, मैं नीचे वाले क्रॉस को भी कंसीडर नहीं कर रहा. इस डिलीवरी के लफ्ज को ही काट दें. जब भी मेड अवेलेबल आए डिलीवरी के लफ्ज को ही काटें. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. और जब अगला कह रहे चीज तैयार है तो डिलीवरी की फिर हैसियत ही खत्म हो जाती है. अगला कह रहे चीज ले जो, फिर आप क्यों सुस्ती कर रहे हैं?
अगला कह रहे आ जाओ आगे, फिर भी पीछे बैठे हुए हैं। अगला कह रहे आगे आ जाओ, फिर भी पीछे बैठे हुए हैं। ओके, अच्छा जी, मार्च, अप्रैल, मई, मे आई स्पीक? यस, मे। ओके, मार्च, अप्रैल, मई। मार्च में पैसे आए, तरस ने गाड़ी ऑर्डर की, उन्होंने कहा सर पैसे दें पहले। मार्च में होंडा के पास पैसे आ गए। अप्रैल में उन्होंने फोन किया, तैयार है भाई, ले जाए आके। सर आसिफ ने मई में जाके गाड़ी ली, डिलीवरी मई में हुई। अच्छा, डिलीवरी हमेशा काट देनी है आपने। जब भी मेड अवेलेबल आ जाए ना, लेट आने वाला भाई, जब भी मेड अवेलेबल आ जाए तो डिलीवरी आपने काट देनी है। ये बात आपको याद रहेगी अब हमेशा, जब भी मेड अवेलेबल आए डिलीवरी आपने काट देनी है। अब रूल क्या बनेगा? अर्लियर ऑफ द टाइम when these are made available or when the cash is received, whichever is earlier. What is earlier now? डिलीवरी को तो काट ही देना है, डिलीवरी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं सवाल से। जब भी मेड अवेलेबल आ जाए, डिलीवरी की डेट इज इरेलीवेंट। दोनों में से अर्लियर बता दें, कैश इज रिसीव्ड। तो डिलीवरी को पहले काटें, वो तो नीचे क्रॉस लगा हुआ, ऊपर जाके क्रॉस मारे। डिलीवरी को तो काट दें। ओके, चलें जी, पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम एट विच गुड्स आर, अब डिलीवर्ड ना पड़े, छोड़ें डिलीवर्ड को। टाइम्स एट विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द बायर। कितने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। सेलर के लिए सप्लायर, बायर के लिए रेसिपिएंट। उसी को दोबारा पढ़ें। अर्लियर ऑफ द टाइम एट विच द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द बायर, or the time when the payment is received, whichever is earlier, whichever is earlier. Clear? Okay. अच्छा जी, आम हालात में तो डिलीवरी हुआ करेगी और कैश हुआ करेगा, उनमें से अर्लियर। अगर कभी खुदा ना खास्ता मेड अवेलेबल आ गया तो डिलीवरी को क्रॉस कर देना, सिर्फ मेड अवेलेबल और कैश, इनमें से अर्लियर को देखना है। ओके, पॉइंट बी, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर होता है किस्तों में देना। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर किस्तों का एग्रीमेंट, किस्तों के एग्रीमेंट में आपने चीजें ली, देख लें, पढ़ लें आप भी नीचे। द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, जिस वक्त मुआहदा हुआ उस वक्त आपने सेल रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट, इसमें बड़ी ये अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। मुआहदा हुआ जनवरी में, चीजें डिलीवर हुई फरवरी में, और किस्तें शुरू हुई मार्च से। तो फिर आपने तीनों डेट्स इग्नोर करके सिर्फ ढूंढनी है कौन सी वाली डेट, एग्रीमेंट वाली डेट, और जनवरी में आपने सेल में डाल देना है। इसमें बहुत ही जल्दी सेल में डाला जा रहा है, इसमें ना डिलीवरी हो रही है ना कैश हो रहा है। इसी तरह होगा ना, मुआहदा हुआ जनवरी में, डिलीवरी थी फरवरी में, और कैश तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, किस्तें यही होती है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कैश आ रहा है। तो आपने कब सेल में डाल देना है? ओके, हाँ, टोटल सेल में डाल देना। सर्विसेज तो न्यूमेरिकली सिलेबस में आएंगी नहीं, लेकिन थियोरेटिकली पढ़ लें। इफ पार्ट में, सॉरी, टाइम एट विच द सर्विसेज आर रेंडर्ड और प्रोवाइडेड, वो टाइम जिस पे सर्विसेज दी जाए, डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, एग्जाम्पल पढ़े नीचे पेज 390 पे।
एडवांस ऑफ 1 लाख इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी 1 lakh advance received and the goods are dispatched in the month of February when remaining payment of 2 lakh was received. 2 lakh received plus goods dispatched. In January, goods were exempt. In January, goods were exempt. In January, however, in February, these are chargeable. अच्छा, सेल्स टैक्स बड़ा अजीब सा लॉ है. इस लॉ में किसी महीने चीज माफ होती है, किसी महीने उस पर टैक्स लग जाता है. मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कह देती है कि भाई जो कंपनी पंखे बेच रही है, पंखों पे हम जरा सेल्स टैक्स माफ कर रहे हैं. गर्मियां इस दफा खीर पड़ी हैं तो पंखों पे हम सेल्स टैक्स माफ कर रहे हैं. जैसी गर्मी खत्म होती है तो गवर्नमेंट कहती है अब तो पंखों की सेल थोड़ी कम होनी है और लोगों ने इतने खरीदने में नहीं. चलो ठीक है, लोगों को अब रिलैक्स किया था, लोगों को आदत पड़ जानी है, अब हमारी नीयत नहीं है इसको एग्जाम करना, लोगों को खुश करने के लिए एग्जाम किया था. या हो सकता है गवर्नमेंट जा रही थी, उसने जाते जाते कोई चीज माफ कर दी, अगली गवर्नमेंट ने आगे कहा नहीं भाई इस पे टैक्स माफ नहीं होना चाहिए था, इस पे तो टैक्स लगना चाहिए था, तो अगली गवर्नमेंट ने फरवरी में जो आई उसने चार्जेबल कर दी. तो सेल्स टैक्स बड़ी अजीब चीज है. इसमें एक महीने एक चीज माफ होती है, अगले महीने वही चीज क्या बन जाती है, टैक्सेबल, चार्जेबल. जैसे मैंने आपको 2-3 मिसालें दी थी. होली कुरान का बेचना माफ है, अंडों का बेचना माफ है, रोटी का बेचना माफ है, उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता. तो कभी जो चीज माफ होती है कभी किसी महीने टैक्सेबल हो जाती है. अब असूली तौर पे रूल क्या बन रहा था, कैश इज रिसीव्ड अर्लियर. 1 लाख कम से कम माफ होना चाहिए, 1 लाख कम से कम माफ होना चाहिए. क्यों? अर्लियर क्या है? टोटल तो 3 लाख की चीज बेची, बट बताएं अर्लियर क्या है? कैश. कितना कैश अर्लियर है? कितना कैश अर्लियर है? टोटल कैश कितना है? 3 लाख में कितना अर्लियर है? असूली तौर पे तो 1 लाख माफ हो जाना चाहिए. बिकॉज एग्जेम्प्ट पीरियड में वो 1 लाख रिसीव हुआ है. लेकिन लॉ पढ़े क्या कहता है, रूल्स रिलेटिंग टू पार्ट पेमेंट. ये लॉ का हिस्सा है, रूल्स रिलेटिंग टू पार्ट पेमेंट. इफ पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सेल, देखें, if part payment is received in respect of an exempt sale, the tax shall be charged in the period in which exemption is. टैक्स किस महीने लगेगा उन पे? जब विड्रॉ हुई. विड्रॉ कब हुई? तो अब बता दें अब किस पे टैक्स देना पड़ेगा. अब ये नहीं कि लाख माफ हो जाएगा, अब पूरे 3 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा. तो अब कंक्लूजन ये बना भाई 3 लाख टैक्सेबल. मैं इंग्लिश दोबारा पढ़ूं, इधर देखें. इफ पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन exempt sale, if part payment is received, if part payment is received in respect of an exempt sale, the tax shall be charged in the period in which exemption is withdrawn. अच्छा, ये रूल तो पार्ट पेमेंट की हेडिंग के साथ है, लेकिन लोगों की ये राय है कि ये रूल बहुत ब्रॉड है और फुल पेमेंट में भी यही होगा, फुल पेमेंट में भी ये रूल लगेगा. कैसे? अगर आपने 3 लाख रिसीव कर लिए जनवरी में जब एग्जाम था और चीजें डिस्पैच की आपने फरवरी में, तो फुल पेमेंट पे भी लोगों की राय यही रूल लगेगा और फुल पेमेंट में भी आपको 3 लाख पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा. हालांकि उधर भी अर्लियर वही था, 3 लाख पूरा कैश मिला और 3 लाख की चीजें डिलीवर हुई, तो अर्लियर कैश मिलना. लेकिन जनरल रूल की एक्सेप्शन है. जनरल रूल की एक्सेप्शन क्या है?
किसी महीने चीजें माफ थी, अब इस महीने क्या हो गई, टैक्सेबल। तो क्या देखना है, जिस महीने टैक्सेबल हुई उस महीने टैक्स देना पड़ेगा पूरी अमाउंट के ऊपर। पार्ट पेमेंट के लिए भी ये रूल है, फुल पेमेंट के भी ये रूल है। सफे के एंड पे आखिरी लाइन पढ़ लें, एज द एग्जेम्पशन इज विड्रॉन, क्योंकि एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी गई है इन फेब्रुअरी, सो इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट कभी आई कि आपने दिया नहीं सवाल में, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा देता है। पढ़ें दोबारा इंग्लिश लॉ की। इफ पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड in respect of an exempt supply, the tax shall be charged in the period in which exemption is withdrawn. लिख लें, हैंडरिटन नोट्स पे आ जाना, ये बना हुआ है, हैंडरिटन नोट्स पे लिख लें। अगर जनवरी में पूरा 3 लाख आ जाता, फुल पेमेंट का रूल भी लिख लें, अगर जनवरी में पूरा 3 लाख आ जाता फिर भी फरवरी ही में, अगर जनवरी में पूरा 3 लाख आ जाता फिर भी फरवरी ही में टैक्स देते जब एग्जेम्पशन विड्रॉ होती। जी, अब सारे की समरी जनरल रूल से डिस्कस करना शुरू करते हैं। पैसे आए पहले, चीजें गई बाद में, कब टैक्स लगाएंगे, जब पैसे आ गए। कंक्लूजन बताइएगा, रूल नहीं बताना। पैसे आए पहले, चीजें गई बाद में, जी कब टैक्स लगेगा, चीजें गई बाद में, पैसे, चीजें गई पहले, पैसे आ गए बाद में, जब चीजें गई। चीजें तैयार थी, बता भी दिया तैयार है, अगले महीने बेची, उससे अगले महीने पैसे आए जब चीजें तैयार थी। पैसे आ गए, चीजें अगले महीने तैयार करके फोन कर दिया कि ले जाओ, वो लेके उससे भी अगले महीने गया जब। अच्छा, एक बिल्कुल अलग चीज है, वो ये कि पिछले महीने चीजें माफ थी, इस महीने चीजें टैक्सेबल है। आप बताएं क्या रूल लगेगा, किस महीने टैक्स देना पड़ेगा, जिस महीने एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई उस महीने टैक्स देना पड़ेगा। ओके, आ जाए अगले सफे पे। फिर तो कुछ नहीं आता, फिर तो खैर। जी, अगली डेफिनेशन कौन सी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जी हजरात, न्यूमेरिकल्स के लिए मनपसंद उसकी डेफिनेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई में मतलब बताएं। पिछले सफे पे टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन थी, इधर वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है। क्या मतलब है दोनों का? टाइम का क्या मतलब है, किस महीने टैक्स लगेगा। वैल्यू का क्या मतलब है, किस अमाउंट पे 17% लगेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा जी, आपको मैंने आइसक्रीम वाली मिसाल दी थी थर्ड शेड्यूल में, आइसक्रीम वाली मिसाल दी थी। ओके, वो आइसक्रीम वाली मिसाल निकालें जरा, उसका डेटा। रॉ मटेरियल कितने का लिया था, 200। जी आगे, कस्टम ड्यूटी, आगे लेबर 50, आगे
ओवरहेड आगे 350, बस करें ये आवाज। आगे प्रॉफिट कितना ऐड किया था? 50। क्या जवाब आया था? 400। इस पे गवर्नमेंट ने क्या लगाया था? सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस 468। अच्छा भाई, ये एसी है, एसी, और ये रुपीज इन 1000 है, और ये बड़े वाला एसी है, वो जो बड़े वाला एसी लगा होता है पूरा हॉल जिससे ठंडा हो रहा होता है। 2 लाख रुपए का एसी खरीदा डॉलेंस ने, 30,000 रुपए उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे की, एसी का मटेरियल खरीदा, 50,000 रुपए की लेबर लगाई, 70,000 रुपए के ओवरहेड लगाए, एसी बना 350 का। प्रॉफिट ऐड किया अपना 50, तो एसी बेचना था 400 का, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा आप कितने का एसी बेचें? 468। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स टैक्स this 400 is not retail price, this is value of supply. This is called as value of supply. Now what is the difference between value of supply and retail price? वो बड़ा सिंपल सा फर्क है। रिटेल प्राइस में जाएं, बिल्कुल कैलकुलेशन सब मेथड सेम है। रिटेल प्राइस की डेफिनेशन पिछले सफे पे है, पिछले से पिछले सफे पे रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस में एक लफ्ज लिखा हुआ है रिटेल प्राइस। देखिए, एक डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक डेफिनेशन है रिटेल प्राइस। अब दोनों में क्या फर्क है वो देखना पड़ेगा ना। रिटेल प्राइस में लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल का अंडरलाइन करके लिखे ओनली 20 आइटम्स, और पढ़े थे वो शेविंग क्रीम, शू क्रीम पढ़े थे। ओनली 20 आइटम्स, उनको याद नहीं करना, ये लोग याद कर चुके मैं। ओनली 20 आइटम्स। 20 आइटम्स पे जो टैक्स लगता है उसका नाम क्या होता है? रिटेल प्राइस। उन आइटम्स के ऊपर जो कीमत लिखी होती है उसका नाम क्या होता है? रिटेल प्राइस। इन 20 आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक, इन 20 आइटम की कैरेक्टरिस्टिक, इन 20 आइटम की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके ऊपर ये तो आपको टेक्निकली आज पता चला ना कि इनके ऊपर जो लिखा होता है उसे रिटेल प्राइस कहते हैं, लेकिन एक चीज आपको टेक्निकली पहले से ही पता है कि इन 20 के ऊपर प्राइस मैन्युफैक्चरर ने प्रिंट और इंबोस की होती है, और एसी के ऊपर प्राइस कभी आपको इंबोस की हुई मैन्युफैक्चरर की तरफ से नहीं मिलेगी। गाड़ी, मैन्युफैक्चरर की तरफ से इंबोस की हुई गाड़ी पे प्राइस नहीं मिलेगी। पंखा, मैन्युफैक्चरर की तरफ से इंबोस की हुई प्राइस नहीं मिलेगी। ये आपने व्हाइट बोर्ड खरीदा है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से इंबोस की हुई प्राइस नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में 20 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बाइंडिंग है मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि मैन्युफैक्चरर उन पे रिटेल प्राइस इंबोस करे। उनको अलग रखने के लिए असल में वजह ये होती थी कि ये जो चीजें हैं ना 20, ये हर दुकान पे मिलती हैं, दुकानदार टैक्स जमा नहीं कराते थे, तो गवर्नमेंट ने कह दिया इन पे टैक्स मैन्युफैक्चरर ही रिकवर करके जमा करा दे। वो क्या मैकेनिज्म है वो फिर कभी देखेंगे। तो इसलिए इन 20 चीजों को ना हर दुकान पे बिकती थी, दुकानदार गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जमा कराते थे, तो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर का तुम ही इसकी प्राइस तय कर दो और तुम ही इस पे हमें टैक्स जमा करा दिया करो। बाकी जो 20 चीजों के अलावा चीजें हैं उनके ऊपर हमारा नॉर्मल तरीके से सेल्स टैक्स लगता है, और उनकी प्राइस चीज पे नहीं लिखी होती, उनकी प्राइस बिल बन के लिखी होती है। जूस का डब्बा आप खरीदते हैं, आपको बिल नहीं मिलता, आम दुकान से चले जाएं जूस का डब्बा खरीद लें, बिल नहीं मिलेगा। लेकिन उन 20 के अलावा बिल मिल भी जाता है, कोई नहीं, ऐसी दुकानें हैं बड़ी जहां पे बिल भी मिल रहा है, लेकिन वो बिल इतना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो 20 के अलावा बाकी चीजें हैं इनका बिल बनना भी जरूरी है, और इनके बिल के ऊपर अच्छा, आपके सामने जो बिल होता है उसमें क्या होता है ये भी सुन लें। आपके सामने सिर्फ इतना सा बिल आता है, आपके सामने सिर्फ इतना सा बिल आता है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई लफ्ज यूज नहीं करता, ये तो टेक्निकल लफ्ज है। आपके सामने जो बिल आता है उस पर लिखा होता है क्वांटिटी 1 प्राइस 400 प्लस सेल्स टैक्स 17% इज इक्वल टू 468। तो दुकानदार ये सारी स्टोरी अपनी छुपाता है। दुकानदार अगर ये बता दे मैं 50 रुपए कमा रहा हूं, आपने तो एसी का कारोबार शुरू कर देना फिर, तो दुकानदार ये नहीं बताता कि मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं, ठीक है। तो वो तो आपको कहेगा मुझे 380 390 का पड़ा है, उन्हें झूठ नहीं बोलता। अच्छा, तो उसे 350 का पड़ा है, और उसने आपको कितने का बेचा? 400 का बेचा है। आपकी आंखों के सामने सिर्फ बिल पे ये लिखा आता है
400 प्लस 68 इज इक्वल टू 468। तो पाकिस्तान में जो 20 चीजें हैं, वो जो आपको पढ़ा दी थी एक दिन थर्ड शेड्यूल में जाके, उन 20 चीजों की पहली कैरेक्टरिस्टिक बताएं, उन पे प्राइस किसने लिखी होती है? ये बात लिखी हुई रिटेल प्राइस की डेफिनेशन में, प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर, लिखा हुआ कहीं ये? अच्छा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन में रहे। ये चीजें 20 क्यों हैं? देख, एक लफ्ज लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल में हमने जाके देखा था कितनी चीजें थी? 20। तो 20 है और इन पे प्राइस कौन फिक्स करता है? इन पे भी टैक्स 17% है, लेकिन टैक्स से पहले वाली प्राइस का नाम क्या है? रिटेल प्राइस। नाउ अब आप आए वैल्यू ऑफ सप्लाई के डेफिनेशन में। वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लिख लें थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स अदर देन थर्ड शेड्यूल। इधर तो हजारों आइटम आ सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के सारे आइटम्स। थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स अदर देन 20 लिस्टेड इन थर्ड। चलें, अगर पाकिस्तान में 1000 चीजें बिक रही हैं तो उनमें से 20 की प्राइस को क्या कहेंगे? और 980 की वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं। ये मैंने आपके सामने इक्वेशन दोबारा पुट कर दी, ठीक है? तो एसी लिख के ये लिख लें ऊपर, ये बनाए पेज 391 के टॉप पे। नीचे तो पता नहीं क्या क्या लिखना होगा। पेज 391 के टॉप पे ये बना ले, ऊपर एसी लिखिएगा। एसी लिखेंगे या आइसक्रीम? उधर आइसक्रीम लिखा था, शू पॉलिश, शू क्रीम। पढ़ लें जी पहले डेडलाइन। Value of supply. Value of supply means in respect of taxable supply the consideration in money, पैसे, including all federal and provincial duties and, देखें इधर, consideration in money including all duties and taxes which the supplier receive from buyer. supplier का क्या मतलब? seller, डॉलेंस वाले, receive from buyer. supplier buyer से क्या रिसीव करे? 460। लेकिन कहते हैं नहीं 468 नहीं, कहते हैं मैं एक चीज एक्सक्लूड कर रहा हूं, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। इस टैक्स से कौन सा मुराद है? ऊपर तो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सेल्स टैक्स। तो देखें, इट इज द प्राइस which is received by shopkeeper including all duties and taxes other than sales tax. So it is called as value of supply. इस पे कितने परसेंट लगाना है? 17%। अच्छा, एक और डेफिनेशन छोटी सी सुन लें। वो डेफिनेशन नहीं है, वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट इज एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इट इज सेल्स टैक्स, इट इज इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अच्छा, आप बता दें 17% किस पे लगाना है? एक्सक्लूडिंग वाली पे, इंक्लूडिंग वाली पे? एक्सक्लूडिंग वाली। सिनेरियोज नंबर 1। अब डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हम देखते हैं। इफ कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई इज फुल्ली और पार्टली इन काइंड, तो ऐसी सूरत में ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई
एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स आपने नहीं पढ़ना, छोड़ें वो कुछ और बात हो, उसको छोड़ें। ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई, इफ कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई इज फुली और पार्टली इन काइंड, देन ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई, सप्लाई मींस लिखें गुड्स डिलीवर्ड, सप्लाई का मतलब है गुड्स डिलीवर्ड। जी भाई निकालें पेज 425 पे, पहले यहां लिख लें रेफर क्वेश्चन 61, रेफर क्वेश्चन 61 निकालें जी, पेज 425 पे क्वेश्चन 61। फौलाद सप्लाइड, बस रुक जाएं, फौलाद सप्लाइड, सेलर का नाम बताएं। फौलाद सप्लाइड 50 टन ऑफ आयरन बार्स टू तामीर। रुक जाएं, फौलाद ने क्या डिस्पैच किया? आयरन बार्स। फौलाद ने क्या सप्लाई किया? आयरन बार्स। भेजा क्या? आयरन बार्स। फौलाद वालों की बड़ी सी दुकान होगी लोहे की, जहां पे सरिया बेचते होंगे, आयरन बार्स बेचते होंगे। मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई इज 2.5। सप्लाई क्या मतलब? आयरन बार। मार्केट प्राइस ऑफ आयरन बार, जो चीज भेजी, आयरन बार अंडरलाइन करके, जो चीज डिस्पैच की, डिस्पैच क्या किया? आयरन बार। इसकी मार्केट प्राइस बताएं। 2.5 मिलियन। हाँ, एक्सक्लूडिंग ये नहीं, इसके मतलब है ये 100 पे पड़ी है। ओइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज किसकी होती हैं? जो चीजें बेच रहा होता है या चीज खरीद रहा होता है? बेचने वाले की क्या? बेचने से तो 50 बार्स बेच दी है उसने तो पैसे नहीं देने, उसने तो चीजें देनी है। फाइनेंशियल डिफिकल्टी तो बायर को होती है। आप चीज खरीदने जाएं तो दुकानदार कहेगा यार बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, मैं चीज बेच नहीं सकता आपको। पागल है आप चीज दुकान पे खरीदने जाएं, दुकानदार कहे यार बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, मैं तुझे चीज बेच नहीं सकता। भाई पड़ा हुए बिस्किट बेच। फाइनेंशियल डिफिकल्टी तो आपके पास है कि 6 रुपए जेब के अंदर है वो जब देखें, और 10 रुपए वाला बिस्किट है, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी तो आपको है ना कि दुकानदार को। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी किसको होती है? होती है कई दफा जिंदगी में हो जाती है। अब बड़े बड़े लोग सीए कर लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, अब जेब में बिस्किट खरीदने, जेब में 10 रुपए पड़े, उसने क्या 15 रुपए का, अब देख रहा होता है सीए इधर उधर। ओके, फौलाद लिमिटेड हैज सप्लाइड, फौलाद लिमिटेड ने सप्लाई की है। अब उधर कह दीजिएगा मैंने सीए किया हुआ है, पेड़ मारेगा दुकान बाद में। फौलाद लिमिटेड हैज सप्लाइड 50 टन ऑफ आयरन बार टू तामीर लिमिटेड। मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई इज 2.5 मिलियन। मार्केट प्राइस सप्लाई की, सप्लाई क्या हो रहा है? आयरन बार, सरिया कहते नहीं, इसके सर में सरिया घुसा। ओके, ओइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से टीएल हैज रिक्वेस्टेड, टीएल में न समाजत पे आ गया। फौलाद अपना नाम देख, कोई कुछ रहम कर। टीएल हैज रिक्वेस्टेड टू सेटल द प्राइस, दे दूंगा पैसे बाय ट्रांसफरिंग। एक पिज्जे का टुकड़ा ले लो थोड़ा सा मेरे से। नहीं, पिज्जे के टुकड़े से काम नहीं चलना, सरिया आ रहा है उधर से। लैंड ले लो, एक लैंड का टुकड़ा ले लो, बस टुकड़ा, पीस, एक लैंड का टुकड़ा तुम्हें दे देता हूं जिसकी मार्केट वैल्यू 2.3 है, और थोड़े से तुम्हें पैसे दे देता हूं 75,000 इन फाइनल सेटलमेंट। बस फाइनल सेटलमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल सेल्स टैक्स, और इस पे तुम्हें सेल्स टैक्स भी दे दूंगा साथ जो बनता हुआ, बाय वे ऑफ चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ एफएल। और तुम्हें चेक दे देता हूं, पैसों का चेक दे देता हूं 75 का, और बाकी तुम्हें लैंड दे देता हूं। जी, आई एम फौलाद, आई एम सेलर। मैं अगर सेलर हूं तो मुझे बताएं सेलर को रिसीव क्या हो रहा है?
लैंड और चेक, चेक बैंक में पैसे आएंगे यानी कैश रिसीव हो रहा है ना। तो बीइंग अ सेलर, बीइंग अ सप्लायर, बीइंग ए फौलाद, I will receive a piece, a टुकड़ा of land and I will receive, ओके ये ना कहिएगा हमने पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं होता, लैंड इमूवेबल नहीं, लैंड इमूवेबल नहीं, सेलर बेच तो आयरन बार्स रहा है ना, तो आयरन बार्स असल में सेल है, डिस्पैच होने वाली चीज टैक्सेबल है, ये मूवेबल गुड्स होती हैं। हमने पढ़ा था गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल गुड्स पे टैक्स लगता है, सेलर के लिए ये आयरन बार्स मूवेबल गुड्स है। जी भाई लैंड कितनी, अपने अपनी 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 बोंगियां मारे, कोई एक बोंगी मारे, पहली बोंगी बताएं 0.75, दूसरी बोंगी 0. नहीं मैं दूसरी बोंगी मार रहा हूं, आप लोग चुप रहे हैं फिर, अगर आपको पता है मैं सही हूं तो बोंगी वाले पे चुप रहे, मैंने तीसरी ऑप्शन देनी है, आप सही वाले बोलें। अच्छा जी पहली बोंगी अच्छा जी सही वाले बोले 0.075। अच्छा बच्चों देखें आज ये होता है 1 मिलियन, ये होता है 0.1 मिलियन और ये होता है 0.01 मिलियन। अच्छा अब बताएं हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है 75,000। अच्छा बच्चों ये किससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है, तो अब आप बताएं इसको क्या लिखेंगे 0.75, 0. माने ना माने कुछ तो आज पता चला, खैर है कुछ नहीं होता, इसमें क्या मसला है। 0.075 मिलियन जी, टोटल बताएं 2.375 मिलियन। नाउ अब लॉ पढ़ के देखेंगे कि व्हेन अ सेलर इज सेलिंग गुड्स व्हाट लॉ वांट्स, अगर लॉ चाहे मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट तो फिर इस पे लगेगा 17%, अगर लॉ चाहे मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड तो फिर गुड्स और कैश तो फिर लगेगा 2.375 पे 17%। अब हमें सेलर की जिम्मेदारी है 100 वाली चीज पाकिस्तान में कितने की बेचे 117 की। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने चीज बेची है 2.5 जिसकी मार्केट वैल्यू है और बदले में हमें कितने मिले हैं 2.375। अब हमने देखना है कि किसकी वैल्यू लेनी है और क्या होगा, उसके लिए लॉ को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जी पेज नंबर इफ द कंसिडरेशन, अच्छा हम बेच क्या रहे हैं, आमतौर पे कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिलती है, सरिये की दुकान से सरिया खरीदने आपको कैश पे करना पड़ेगा। इफ द कंसिडरेशन इज फुली और पार्टली इन काइंड, पहले तो बता दें ये वाला सिनेरियो बन रहा है कि हम आगे डिस्कशन पे शुरू करें, कैसे फुली इन काइंड नहीं है, फुली इन काइंड नहीं है, पार्टली इन काइंड है क्योंकि थोड़ा सा कैश भी है, तो थोड़ी सी चीजें मिल रही हैं, थोड़े से पैसे मिल रहे हैं। असूल पढ़ते हैं क्या है, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ, मैंने सही करवाया क्योंकि सप्लाई का लफ्ज कंफ्यूजिंग है, मैंने आपको सही लफ्ज लिखवाया है, क्या लिखवाया है ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स डिलीवर्ड। ओके सेलर क्या, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं आप गलती से बुक्स ऑफ बायर लिख दें तो आप नीचे लिखेंगे लैंड डिस्पैच हो रही है, लैंड डिलीवर हो रही है, भाई वो तो बनी नहीं, वो तो बुक्स ऑफ बायर है। हमने सेल्स किसकी किताबों में रिकॉर्ड करनी है, सेलर। अगर सेलर की किताबों में रिकॉर्ड करनी है तो सेलर के जूते पहन के सोचना पड़ेगा सेलर की तरफ से क्या जा रहा है। अब सेलर का नाम बताएं, फौलाद, वो क्या भेज रहे हैं, सरिया, उसके बदले उसे क्या आ रहा है, इसे नहीं देखना सवाल में, इसे इग्नोर करना है। सवाल कह रहे हैं ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मतलब मैंने रखवा दिया, ये तो बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, सप्लाई रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ, मैंने कहा था खाली सप्लाई से मतलब हुआ करेगा सेल, सो व्हाट इज सोल्ड, आयरन बार्स। तो भाई इसका अब सोल्यूशन आप नोट करेंगे, इस तरह करके इसको क्रॉस करेंगे
ये डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट है। इट इज VOS, इस पे 17% लगाएंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये आप जवाब देके आएंगे पेपर में, बल्कि आप एग्जामिनर को जवाब ही दे आएंगे। जी नहीं, बायर के लिए तो वो क्या कहते हैं, बायर सेल्स चेक किस पे रिकॉर्ड करेगा? हाँ, तो वो जो उसके लिए सेल है वो हमारे लिए परचेज होगी। जब इनपुट कैलकुलेशन करेगा वो इस पे करेगा। आपकी वो बात ठीक है, परचेज अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, इनपुट कैलकुलेशन उस पे करेगा। ओके जी पे 392 के टॉप पे जरा रिवीजन कर लें। पे 392 का टॉप एग्जाम्पल नंबर 1 कर लें, होंडा। वापस आ जाना पे 391 पे। तो पे 392 पे इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं पे 392 पे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 कर लें, इसी तरह बिल्कुल लिखें, बुक्स ऑफ सेलर, डिस्पैच, रिसीव्ड, ढूंढें। पहले ऊपर फॉर्मेट बना लें, बुक्स ऑफ सेलर, डिस्पैच, रिसीव, छोटा छोटा सा एक लाइन का, जल्दी करें। और सवाल सॉल्व कर दें पे 392 वाला। जी भाई, होंडा सोल्ड कार टू राइस, सेलर का नाम पहले बताएं। अब बताएं सेलर क्या डिस्पैच करेगा? कार की मार्केट प्राइस। इन कंसिडरेशन होंडा रिसीव 1.5 मिलियन कैश एंड चेयर्स हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 0.4 मिलियन। जी भाई बताएं, जाने वाली चीज की मार्केट प्राइस देखनी है या बदले में आने वाली? तो काट देंगे हम सवाल से ही 1.5 को और 0.4 को, और ढूंढेंगे क्या? जो जा रहा है। जा क्या रहा है? किसके जूते पहन के सोच रहे हैं जा क्या रहा है? सेलर। कार को अंडरलाइन करके लिखें जा, कैश को अंडरलाइन करके लिखें आ, चेयर को अंडरलाइन करके लिखें आ। जी भाई, किसके जूते पहन के ये सोच रहे हैं? सेलर के। अब बता दें, जा को देखना है, आ को देखना है? जा को देखना है। ओके, पॉइंट टू मैं आपको किताब से नहीं पढ़ा रहा, पेज 391 से, 392 से ही पढ़ा देता हूं। पेज 392 पे आए जी, नया सिनेरियो। पॉइंट 2, अली सोल्ड टू हिज कजन, अली सोल्ड गुड्स टू हिज कजन फॉर ₹3 मिलियन, हाउएवर द फेयर वैल्यू इज 4 मिलियन। जी भाई, जानने वाले को हमने चीजें बेची 3 मिलियन की, लेकिन बाजार में बिकती थी 4 मिलियन की। जी बता दें, रिलेटिव की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसमें कजन आता है, और रिलेटिव की डेफिनेशन हमने एसोसिएट्स में पढ़ी थी। तो एसोसिएट को अगर हमने चीजें बेची तो क्या हमने 4 वाली चीज 3 में बेच दी? अब सवाल यह है कि जब टैक्स लगाना होगा तो 4 पे लगाएंगे या 3 पे? लॉ बता देता है, लॉ पढ़ लें। इफ सप्लायर, सप्लायर कौन है? अली,
इफ अली एंड रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन है? कजन। मैं शायद वापस आ गया हूं पेज 391 पे, आप पता नहीं कहां है। इफ सप्लायर यानी अली एंड रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन? कजन। इफ अली एंड कजन आर कजन एंड सप्लाई इज मेड एट नो कंसिडरेशन, नहीं हमारा ये सिनेरियो मुफ्त में नहीं दी, एंड सप्लाई इज मेड एट अ कंसिडरेशन, तो फिर क्या कर, रूल क्या बनेगा? राइट साइड पे आए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ओपन मार्केट प्राइस। ओके, व्हाट इज द ओपन मार्केट प्राइस? क्लियर? ओके, इट्स ओवर। चैप्टर 19 बस काफी है। चैप्टर 19 क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28। आपने हफ्ते को याद ही नहीं कराया, इतवार को भी दोनों मेडिकल होमवर्क में दे दें। क्वेश्चन 28, सलीम इज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर एंड रन्स अ फिटनेस सेंटर। जी भाई बता दें, फिटनेस सेंटर के साथ साथ रन करता है? नहीं, ये इसका कारोबार है इन डीएचए कराची। He files his return of income regularly. Following information is relevant for business. Profit is इतने। कहां से सवाल शुरू करें भाई? तुझे बहुत नींद आ रही है, कहां से सवाल स्टार्ट करें? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए एक्सपेंसेस क्या हो चुके होंगे और इनकम्स क्या हो चुकी होंगी? ऐड। कौन सी इनकम निकालने लगे हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट कितना? 2350। ओके, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड, एडमिन एक्सपेंसेस में पढ़ा है एनुअल रेंट ऑफ प्रेमिसेस यूज्ड फॉर फिटनेस सेंटर अमाउंटिंग टू 1560। विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्ड मौके पे जो टैक्स काटना होता है, was deducted from the rent payment but was not deposited in गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा नहीं कराया था, टैक्स काट लिया रेंट पे लेकिन गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा नहीं करवाया। अच्छा भाई आप आए जरा इधर, अलाउ कैसे होगा? सेक्शन 21 खोलें जी, सेक्शन 21 पेज नंबर 128। एनी एक्सपेंडिचर 129 का पॉइंट सी, पेज 129 सफे का टॉप पॉइंट सी। एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और however deduction will be allowed if he has deducted a tax and paid as required by law। गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना भी जरूरी है, खाली ये नहीं कि टैक्स काट लिया, गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाना भी जरूरी है। क्लियर? ओके, अब आ जाए वापस। अच्छा मुझे ये बताएं कि सर आसिफ की सैलरी है 1 लाख रुपया, राइस वाले उनको देते हैं 90,000 रुपए, क्यों? अच्छा सैलरी एक्सपेंस में कितना डालते होंगे? 1 लाख या 90,000? क्या एंट्री करते होंगे? सैलरी एक्सपेंस डेबिट 1 लाख, कैश क्रेडिट 90,000, पेएबल टू गवर्नमेंट 10,000। अगर फौरन पे कर दें गवर्नमेंट को तो कैश ही क्रेडिट कर दें दोबारा,
अगर 1-2 दिन बाद जाना हो बैंक बंदे ने, तो क्योंकि हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, नहीं बल्कि नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, जो टैक्स काट लेते हैं वो 14 दिनों में जमा कराना होता है गवर्नमेंट को, तो वो 2 हफ्ते में जमा कराना होता है, तो वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम किसी दिन जाके गवर्नमेंट को, फिर रोजाना जाना मुश्किल होता है ना, तो रोजाना जाना मुश्किल होता है, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम गवर्नमेंट को जाके जमा करा दिया करेंगे। तो एक चीज बता दें, जब टैक्स कटे तो सैलरी में क्या आ जाएगी, ग्रॉस अमाउंट या नेट अमाउंट? ग्रॉस सैलरी एक्सपेंस में। खर्चा हमारा कितने, बस ये तो 80 की तनख्वाह लाख है, तो हमारा खर्चा कितने, लाख। तो बताएं एक्सपेंसेस में फुल अमाउंट पड़ी होती है या एक्सपेंसेस में टैक्स काटने के बाद वाली अमाउंट पड़ी होती है? फुल अमाउंट पड़ी होती है। अब ये एडजस्टमेंट पढ़ें तो बोले प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितना लेस कर लिया होगा राइज ने? ये तो बैलेंस शीट का आइटम है कैश, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है लायबिलिटी। अब जरा रेंट पढ़ें, रेंट मुझे बताएं ये फुल है या कम वाला है? एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड रेंट, एडमिन एक्सपेंस में कौन सा वाला रेंट पड़ा होगा? फुल। एडमिन एक्सपेंस में कौन सा वाला रेंट पड़ा होगा? फुल। जी कितना? 15। कैसे मुझे पता चला फुल है? एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड, खर्चा तो हमारा पूरा ही है ना। अच्छा, इसमें से कितना हमने किराएदार मालिक के मकान को दे दिया? ना, कितना गवर्नमेंट को पेएबल है? और वो नहीं पे किया, पेएबल भी है और पे भी नहीं किया, कितना गवर्नमेंट को पेएबल है? तो कितना हमने मालिक के मकान को पे किया होगा? 1416। कितने लोगों ने कंफ्यूज होके इन दोनों का डिफरेंस लेके ऐड किया था? हाँ, ऑब्वियसली 1-2 को जरूर कंफ्यूजन आई होगी, एक ने हाथ खड़ा किया, इन दोनों का डिफरेंस लेके फिर ऐड किया था। ऐसा नहीं करना। मुझे बताएं खर्चों में क्या पड़ा हुआ है? पढ़े, खर्चों में क्या पड़ा हुआ है? 15। बस जो खर्चे में पड़ा हुआ है उसे रिवर्स कर दे। 144 की कोई जरूरत नहीं थी सवाल में, गिवन था सवाल में, लेकिन करना उसका कुछ नहीं था। इसी तरह मैं कह दूं आपको, सैलरी एक्सपेंस इंक्लूडेड इन एडमिन इज 1 लाख, हाउएवर टैक्स वाज डिडक्टेड अमाउंटिंग टू 10,000 बट नॉट डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब बता दें, मैंने एक लफ्ज बोल रहा है सैलरी इंक्लूड 1 लाख, तो जितना पड़ा हुआ है उतना ही बाहर निकाला जा सकता है ना। अब पढ़ें पहली लाइन, एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड 1560। तो ये 144 कंफ्यूजिंग था, इसको इग्नोर करें। एडमिन एक्सपेंस में कितना पड़ा है? जितना पड़ा है उसी को रिवर्स करेंगे ना, तो नॉट अलाउड। एड कितना? अगर ये नेट दिया होता ना तो फिर 1560 जमा 144 दोनों जमा करने पड़ने थे, लेकिन एडमिन एक्सपेंस में कितना पड़ा हुआ है फिलहाल? पूरा, तो पूरे को रिवर्स कर दें। क्लियर? ओके। हाँ, बिजनेस यूज के लिए, फिटनेस जिम का, फिटनेस सेंटर का रेंट है। पूछो। हाँ, 21 के बी में आए ना, 21 के सी में, ये रेंट अलाउ है या नहीं? इधर आए 21 के सी में, पेज नंबर 129, पॉइंट सी पढ़े। एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा जिसमें से उसने टैक्स काटना था वो डिसअलाउ है। हाउएवर डिडक्शन विल बी अलाउड अगर टैक्स काटा और गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दिया। तो अब बता दें, रेंट बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है जी। क्या रेंट पे टैक्स काटना बनता है? जी। क्या काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया? नो। तो 21 के सी की वॉल्यूशन होगी। जी बताएं, आपके जहन में क्यों आ रहा है अलाउ? ना, खर्चा किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए या जिसको रेंट मिल रहा हो? टैक्स काटना किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेसमैन की। तो वो उसे डिसअलाउ हो जाएगा, उसे खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगले को उसने बेनिफिट दे दिया, तो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं। बल्कि इसमें अगले को भी बेनिफिट नहीं मिला, खुद ही अपने पास पैसे दबा लिए इसने। पॉइंट 3, a passenger transport vehicle used for pick and drop of employees of fitness center. Pick and drop of employees was disposed of for 35 lakh. The vehicle was purchased for 45 lakh. No accounting deduction is charged in 2008 and accounting gain has been recorded in profit or loss. अच्छा जी,
अब आप याद है मैंने आपको ये करवाया हुआ है, मैंने आपको कहा 4 चीजें सवाल में ढूंढनी होती हैं, याद आ रहा है 4 चीजें सवाल में ढूंढनी होती हैं। अच्छा पहली तो बात ये बता दें कि जो टैक्स वालों का गेन लॉस निकालना था वो कैसे निकालना था भाई, इट इज नॉट व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर, इट इज नॉट व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं और उससे पूछें तुम जो एम्प्लॉइज को पिक एंड ड्रॉप देते हो क्या उनसे किराया लेते हो, तो वो कहें हम किराया नहीं लेते। अगर किराया ले रहे हो तो फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, प्लाइंग फॉर हायर। आप बताएं ये किराया ले रहे हैं? अगर प्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो फिर इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कॉस्ट को 25 लाख पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे और दूसरा कंसिडरेशन, हाँ कंसिडरेशन को बेचने वक्त अपोर्शन करेंगे। अच्छा जी अब आप मुझे बता दें 2350 और 1560। अच्छा जी मैंने आपको 4 चीजें बताई थी जब भी फिक्स्ड एसेट बिके, कितने लोगों को याद आई थी ये बात ये पढ़ते हुए? जब भी चीज बिके, नंबर 1 अकाउंटिंग टैक्सेशन, नंबर 2 नंबर 3 अकाउंटिंग गेन लॉस, नंबर 4 टैक्स गेन लॉस। क्लियर? अच्छा जी आप सवाल पढ़ें। नो अकाउंटिंग डेप्शन वाज प्रोवाइडेड, इस साल अकाउंटिंग डेप्शन रिकॉर्ड नहीं की, चलो अच्छा हो गया, तो फायदा हो गया, रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग गेन हैज बीन रिकॉर्डेड, कितना 200। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, शुक्र है अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड नहीं की थी, हमने तो वैसे ही रिकॉर्ड नहीं करनी। अब टैक्स गेन कैसे निकालना है वो मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद ही कीजिएगा। आप एसेट की कॉस्ट को 25 लाख पे लेके पहले WDV निकालिएगा और फिर कंसिडरेशन पे A × B/C या जो भी था फॉर्मूला लगा के कंसिडरेशन रिसीव निकाल के टैक्स गेन लॉस निकालिएगा। जो भी टैक्स गेन लॉस निकल आए फिर कीजिएगा क्या, अकाउंटिंग का गेन लॉस रिवर्स कीजिएगा और ये जो टैक्स वालों का गेन लॉस है ये रिकॉर्ड कीजिएगा ऐड करके। मैंने बस ये साबित करना था इट इज नॉट प्लाइंग फॉर हायर, क्योंकि एम्प्लॉइज से किराया नहीं लिया जाता। अगला तो आसान था, गाड़ी फाइनेंस लीज पे ली थी। अच्छा पॉइंट 5 में ड्यूरिंग द ईयर सलीम रिकॉर्डेड गेन ऑफ 50, ये तो अकाउंटिंग वालों का गेन है, ये तो अकाउंटिंग वालों का गेन है, इसको क्या कर देना था। और वो 50 का ब्रेकअप भी है, नीचे जाके देखें 50 का ब्रेकअप भी है। भाई बोले बिजनेस में कैपिटल गेन इनकम पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है, कैपिटल गेन भी पड़ी हुई है, सिक्योरिटीज भी पड़ी हुई हैं। तो ये मेरे ख्याल से पॉइंट 5 के साथ आप लिख सकते हैं रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट है, रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट है। कैसे शुरू कहां से कर रहे हैं, प्रॉफिट से। प्रॉफिट में प्रॉफिट कितने हैं 2350 और नीचे का लिखा हुआ है सलीम रिकॉर्डेड गेन, और गेन कौन सा वाला है, अकाउंटिंग नहीं, गेन कौन सा वाला है, बिजनेस का है या कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन और सिक्योरिटीज का गेन है। तो इसको यहां से माइनस कर देना था, पूरा 50 माइनस करना था, लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लिख के और रिक्लासिफाई करना था थोड़ा सा कैपिटल गेन में, रिवर्स कितना करना था जितना अकाउंटिंग वालों ने डाला हुआ है वो कितना डाला है 50 को माइनस कर देना था, और रिक्लासिफाई करते हुए 50 ऐड नहीं करना था। रिक्लासिफाई करते हुए तीनों चीजों को देखना था, टैक्स रूल सोचने थे और टैक्स रूल्स अप्लाई करके 75% या जो भी सोचना था उसकी बुनियाद पे करना था। क्लियर? अच्छा सिक्योरिटीज पे लॉस आ रहा था इसमें शायद, कितने लोग आज जाके दोबारा इस सवाल को करेंगे और क्वेश्चन 27 को भी दोबारा देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन 27 भी कल डिस्कस करेंगे, फिर आपको कल और कोई क्वेश्चन मैं दूंगा। तो क्वेश्चन 27 में भी, क्वेश्चन 27 कितने लोगों से हो गया था, आधे से ज्यादा, आधे से सारा कितने लोगों से हो गया था, बिल्कुल मैच किया था टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, एक्सेलेंट, 3 लोगों का टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट मैच कर गया था जी। लाइन भाई टर्म टेस्ट आपका नहीं, टर्म टेस्ट दिया नहीं, वो अच्छे नंबर आएंगे ना, बैठे।